हेलो स्टूडेंट्स, आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की जर्नी। इस जर्नी में आपको डाउट्स कम और आपके कंसेप्ट ज्यादा क्रिएट होने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर 1 बोल रहा है। चैप्टर 1 का जो नाम है वो है रियल नंबर। आखिर रियल नंबर क्या होता है उसको बिल्कुल बेसिक से समझिएगा। क्या है थ्योरम, क्या है यूक्लिड्स के दिए गए थ्योरम, क्या है लेमा। अगर आज के बाद आपसे किसी ने पूछ दिया कि थ्योरम क्या होता है और लेमा क्या होता है, तो डेफिनेटली मेरी गारंटी है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देने वाले हो और सामने वाला आपका आंसर सुन के चुप हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा जरा, आज बिल्कुल बेसिक क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है रियल नंबर का। तो आज तक आपने जो भी रियल नंबर के बारे में पढ़े हो, मैं बोलता हूँ कि आज के पहले जो भी पढ़े हो आपने वो भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि आज जो मैं कंसेप्ट बनाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर के हिसाब से और आपके डेली नीड्स के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर रियल नंबर होता क्या है। सबसे पहले जब आप नंबर स्टार्ट करते होगे तो आपने एक नंबर के बारे में पढ़े होगे, वो है उसका नाम है नेचुरल नंबर। क्या नाम है? जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़े हो आपने आज तक कि ऑल काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्या पढ़े हो? ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जिसको कि n से डिनोट करते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ध्यान से जरा डेफिनेशन पढ़ लो, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब जो मैं इसके बारे में बताने वाला हूं वो शायद ही आप जानते होंगे। अगर जानते हो तो बहुत बढ़िया बात है, कमेंट करना, और अगर नहीं जानते हो तो भी कमेंट करना। आओ देखो, आपको टीचर भी यही पढ़ाते हैं कि आपको टीचर भी यही पढ़ाते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से लेकर कहां तक? इन्फिनिटी तक होता है। यही पढ़ाते हैं ना, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। और अगर मैं बोलूं कि ये गलत पढ़ाते हैं तो अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं कौन होता हूं बोलने वाला? तो चलिए देखिए एक चीज यहाँ पे कि आप डेफिनेशन बोल रहे हो ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्या बोल रहे हो? ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, और उसका एग्जांपल दे रहे हो कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी का मतलब होता है अनगिनत। क्या होता है? अनगिनत। और आप डेफिनेशन क्या बोल रहे हो? ऑल काउंटिंग का मतलब समझ सकते हो आप, जिसको गिनती कर सकते हैं, जिसकी गिनती पॉसिबल है, उसको बोलते हैं हम काउंटिंग नंबर। आपको ही पता है, इतनी इंग्लिश तो सबको आती है। तो ऑल काउंटिंग का मतलब हो गया कि गिनने वाले सभी संख्या नेचुरल नंबर है। लेकिन आप एग्जांपल दे रहे हो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये कैसा राइट है? तो 1 से लेकर अगर इन्फिनिटी तक है और आप बोल रहे हो काउंटिंग है, तो क्या ऐसा हो सकता है? एक तरफ आप बोल रहे हो डेफिनेशन में कि हम इसको गिन सकते हैं, गिनने वाले सभी नंबर नेचुरल नंबर है, और आप डेफिनेशन में बोल रहे हो कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, 1 से लेकर अनंत तक है, जिसको हम गिन नहीं सकते। तो ये सही चीज नहीं है। इसीलिए आप बोलोगे अगर ये सही नहीं है तो आप जो बताओ क्या सही है। तो आओ मेरे साथ सीखो एक चीज कि ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक बोलना इसको सही नहीं है। क्या नहीं है? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक बोलना सही नहीं है। इसको हम बोलते हैं, इसके लिए एक अलग, ऐसे नंबर्स के लिए एक अलग क्राइटेरिया बना है। क्या बना है? अलग स्टेज बना है। उसको बोलते हैं हम नॉन फाइनाइट टर्म। क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट टर्म। ध्यान देना, बचपन से तो यही पढ़े होंगे कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। काउंटिंग नंबर का मतलब जिसको गिन सकते हैं, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं हम नॉन फाइनाइट टर्म्स। और इसका एक सिंबल होता है डिनोट करने का, जो कि कुछ इस तरह से होता है, जिसको बोलते हैं LF नॉट ही वाला नॉट है ना, LF नॉट। ध्यान देना, ठीक है। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, x और यहाँ पे 0, और इसको बोलते हैं हम LF नॉट। क्लियर है? तो नेचुरल नंबर के बारे में तो आप इतना जान चुके हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई और ना जानता हो तो आप उसको भी बता दीजिएगा कि ऐसा होता है। क्लियर है? इसको नॉन फाइनाइट टर्म की कैटेगरी में रखा गया है और इसका सिंबल LF नॉट होता है। बिल्कुल ध्यान से समझ लो। क्लियर है? नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर तो आप सब जानते हो कि होल नंबर क्या होता है। सबसे पहला हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल N से। क्लियर है? नेक्स्ट हो गया होल नंबर। होल नंबर तो आप सभी जानते हो कि होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है। इसकी डेफिनेशन होती है ऑल काउंटिंग नंबर along with zero। all counting numbers along with zero is called whole number। ध्यान देना है ना, all counting number along with zero is called whole number। मतलब कि नेचुरल नंबर के साथ होल नंबर नेचुरल नंबर के साथ जीरो ऐड हो गया तो वो होल नंबर बन गया। इसका मतलब कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक नहीं, 0 से लेकर जहां तक है वहां तक है ना। इसको ये भी आ गया सेम क्राइटेरिया में, नॉन फाइनाइट टर्म में, दैट इज कॉल्ड LF नॉट।
और इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं तो बोलोगे अभी आपने बताया इस ढंग से। क्लियर है? तो ये कुछ डेफिनेशन हो गई, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, फिर इंटीजर आता है। क्या आता है? इंटीजर, जो कि नंबर लाइन पे शो होता है -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी तक जाता है। क्लियर है? -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक जाता है। और आपके पास नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, और नेक्स्ट वन आता है रेशनल नंबर। क्या आता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो आप बचपन से पढ़ चुके हो कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर डेफिनेशन है द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q both are integers and q is not equal to 0। जरा थोड़ा सा बस इसके बारे में कंसेप्ट समझो कि बोलता है कि नंबर p upon q के फॉर्म में होना चाहिए। तो बोलोगे सर ये p upon q है, एक बार बता दीजिए ना। तो p upon q क्या है वो देख लो जरा। जैसे कि 2/3 लिखा हुआ है बेटा, तो ये p हो गया और ये q हो गया, बस जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। क्लियर है? क्या है? जनरल फॉर्म है। तो p upon q हो गया, जैसे 2/3 है तो जनरल फॉर्म है p upon q। तो अब बोलोगे कि नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, ठीक है, where p and q both are integer। इंटीजर क्या होता है? तो वही -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो माइनस प्लस जीरो कुछ भी हो सकता है। एक कंडीशन बोल रहा है लेकिन यहाँ पर कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? q is not equal to 0। the number which is in the form of p by q where p and q both are integer and q is not equal to 0। अच्छा, अगर q not equal to 0 बोल रहा है तो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या रीजन इसके पीछे? तो आइए जरा प्रूफ करके देखते हैं कि मैं एक तरफ लिख रहा हूं 2/0 और एक तरफ लिख रहा हूं 0/2। ध्यान देना। तो मैं इसने बोला है कि q 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए, तो क्यों नहीं रहना चाहिए उसको समझो। क्योंकि अगर q 0 के बराबर रह गया, ये जो p/q के फॉर्म में है और ये भी p/q के फॉर्म में है, तो अगर q 0 के बराबर रह गया तो क्या अगर आप डिवाइड दोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा ये? तो क्या 0 के टेबल में 2 आता है? पढ़ो तो 0 का टेबल, 0 1 0, 0 2 0, 0 3 0, मतलब 0 का टेबल में कहीं 2 आता ही नहीं है, कहीं 1 आता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि मुझे पता ही नहीं है कि आखिर इसका आंसर क्या आएगा, इसीलिए ये नॉन डिटरमिनेंट टर्म हो गए, इसीलिए बोलते हैं कि ये फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। 2/0 मतलब q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ है ना? अब देखो कि p 0 के बराबर नहीं, अब यहाँ पे एक चीज देखो, इसने बोला है कि q 0 के बराबर नहीं हो सकता है, तो क्या इसने ये भी बोला है कि p 0 के बराबर नहीं हो सकता है? इसने नहीं बोला है। तो नहीं बोलने के पीछे भी क्या रीजन है वो भी समझो कि मैं बोल रहा हूं कि p 0 के बराबर हो सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं? p 0 के बराबर हो सकता है, तो बोला ऐसे कैसे बोल दिया आपने? देखो जरा, तो 0/2 अगर मैंने कर दिया तो मेरे को बताओ कि 2 के टेबल में 0 आता है? तो बोलोगे हाँ आता है ना, 2 × 0 कर दीजिए। जब 2 का टेबल 1 बार पढ़ोगे 2 आएगा, 2 का टेबल 2 बार पढ़ोगे 4 आएगा, वैसे ही 2 का टेबल 0 बार पढ़ दो। मेरी इच्छा नहीं है पढ़ने की, तो 0 बार पढ़ दी तो 0 आ गया, है ना? 0 आ गया। ये इसका आंसर क्या आ गया? 0। तो ये टर्म है, एग्जिस्ट करेगी ये टर्म, बट ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0। और p और q क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है इतना? क्लियर है पक्का? चलिए अब जरा समझिएगा एक नई चीज, जरा ध्यान से समझना। अब समझना कि अब रियल नंबर क्या है। अब आते हैं टॉपिक पे। क्लियर है? इतना कंसेप्ट अगर बना लिए दिमाग में तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा आपके लिए ये चैप्टर, क्योंकि सिर्फ देखो आप जो सोचते हो ना कि दो मिनट की शॉर्ट्स देख के हम अपना कंसेप्ट बना लेंगे, तो ये भूल जाओ बेटा, ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे सालों की मेहनत होती है। ठीक है, तो देखो कि अगर रियल नंबर के बारे में आप जान रहे हो तो रियल नंबर क्या होता है। मान लो कि मेरे पास एक मिक्सी है। क्या है? मिक्सर ग्राइंडर समझते हैं ना, तो मिक्सर है, उसमें मैंने नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, उसके जार में नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, दुनिया के जितने ऑड नंबर, इवन नंबर, जितने नंबर है सब डाल दिया, बंद कर दिया मिक्सी को, है ना। अब लगा दिया मिक्सर में और चालू कर दिया। ठीक है, तो चालू करने के बाद अब पूरा अब एक शेक तैयार हो गया। अब उस शेक को एक ग्लास में निकाल लो, है ना। तो ये जो ग्लास भर के जो मिल्क शेक बना है वही है रियल नंबर। आई बात समझ में? मतलब कि रियल नंबर क्या है? तो फादर ऑफ ऑल नंबर है, सभी नंबर का पिता है रियल नंबर। ठीक है, तो दो तरह के नंबर होते हैं। 11th क्लास में जब पहुंचोगे ना तो इमेजिनरी नंबर भी पढ़ना है। ठीक है, 11th क्लास में जब जाओगे तो इमेजिनरी नंबर पढ़ना है, अभी आपको रियल नंबर पढ़ना है। तो रियल नंबर क्या है समझे? सारे नंबर्स का मिक्सचर है रियल नंबर। कोई पूछे कि बताओ रियल नंबर क्या है, तो बोलोगे सारे नंबर का मिक्सचर है रियल नंबर। क्लियर है? चलिए अब आते हैं कि आखिर जो आपको डाउट है ना कि एल्गोरिथम क्या है, लेमा क्या है, थ्योरम क्या है, थोड़ा सा वो कंसेप्ट क्लियर करते हैं। आइए तो उसके ऊपर चलते हैं।
तो देखिए ये जो थ्योरम और लेमा एक एक लाइन का लिखा हुआ है ना, ये आपका इतना बड़ा कंसेप्ट बिल्ड करने वाला है थ्योरम और लेमा के ऊपर कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। क्लियर है? तो जरा ध्यान से देखना कि क्या लिखा हुआ है। थ्योरम क्या होता है उसको समझो सबसे पहले। थ्योरम क्या होता है? अ स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूवन टू बी ट्रू। ऐसा स्टेटमेंट जो कि पहले से ट्रू नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट जो कि पहले से ट्रू नहीं है उसको हम प्रूव करके और ट्रू करते हैं, है ना? जैसे कि बताइए कि एक ट्रायंगल ये है, इसके 180 डिग्री होते हैं, तो बताइए इसको प्रूफ करके। क्लियर है? तो ये ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको हम प्रूफ करके ट्रू साबित करते हैं। क्लियर है? ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हम प्रूफ किए तब जाके वो ट्रू हुआ। और अब देखिए कि लेमा क्या होता है कि ये पहले से प्रूफ नहीं है, बाद में जाके इसको हम प्रूफ करते हैं। क्लियर है? अब लेमा क्या है कि अ ट्रू स्टेटमेंट यूज्ड इन प्रूविंग अदर ट्रू स्टेटमेंट। ये लेमा ऐसा स्टेटमेंट है कि पहले से ही प्रूव्ड है, पहले से ही बोल रहा है कि मैं बिल्कुल राइट हूं, मुझे गलत नहीं कोई कर सकता है। ठीक है? तो लेमा जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, इसको यूज किया जाता है दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। आई बात समझ में कि लेमा और थ्योरम में क्या अंतर है? तो थ्योरम पहले से प्रूफ स्टेटमेंट नहीं है, उसको प्रूफ किया जाता है, ट्रू किया जाता है सॉल्व करके। अब जो लेमा है वो पहले से ही परम सत्य है, ठीक है, पहले से ही सही है, और फिर उसको यूज किया जाता है दूसरे स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए। क्लियर हुआ इतना कंसेप्ट? तो आइए, अगर इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आइए नेक्स्ट वाले पे। अब आइए मेन कंसेप्ट की ओर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसमें सबको बहुत दिक्कत आती है। इसका कंसेप्ट जो आज बता दूंगा ना, वो आप कभी नहीं भूलोगे और बहुत बढ़िया से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आखिर समझो इसको, इसको अभी छोड़ो, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझो। ठीक है? आओ एक चीज समझाता हूँ आपको। आपने बचपन में पढ़े होंगे, डिवाइड देते रहते होंगे, है ना? डिवाइड तो खूब दिए हो। तो जैसे मान लो कि बीच में कोई भी टर्म मान लो, ठीक है, बीच में कोई भी टर्म मान लो, तो बीच में टर्म मान लो, एक टर्म यहाँ पे होता है, एक टर्म यहाँ पे आएगा, और कुछ जो बचेगा यहाँ पे आएगा। सॉल्व ऐसा होता है, मानते हो? ठीक है। तो देखो कि जो बीच वाला होता है बेटा, उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। सबको पता होगा, है ना? डिविडेंड। और नहीं पता है तो रट लो इसको, या समझ लो, अभी यहीं पे समझो। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? बीच वाले को क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। बीच वाले को क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। अब जो शुरू में जिससे डिवाइड करते हैं, डिविडेंड मतलब बीच वाला जो है, उसको जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। क्लियर है? ये डिविजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया। अब ध्यान दो कि जो यहां पे बचता है उसको क्या बोलते हैं? तो बोलोगे क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। याद है? याद है? बहुत बढ़िया। अब देखो, डिविजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट हो गया। अब नीचे बचा जो शेष बच गया, जो शेष बचा उसको क्या बोलते हैं? तो बोलोगे रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। अब बोलोगे कि ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं? तो ये नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? इसी के थ्रू तो ये बना है। नहीं विश्वास है? आओ देखो, जरा ध्यान से देखना कि इतना चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। अब ध्यान से देखो कि आखिर मैंने ये क्यों पढ़ा है। एक फॉर्मूला अब यहीं से जनरेट होता है, एक फॉर्मूला यहीं से जनरेट होता है, वो है डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, एकदम रटवा दूंगा, ठीक है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। बिल्कुल ध्यान से देख लो। अब ऐसा क्यों है? कहां से आएगा रिमाइंडर? किस लिए यूज करेंगे इसका? तो ये एक्चुअल में डिविडेंड रूल बोलते हैं इसको, बट इसी का यूज करके यूक्लिड ने लेमा और एल्गोरिथम क्रिएट कर दिया है, इसी का यूज करते हुए। अब बोलोगे इसका यूज करके कैसे निकाल दिया? तो जरा ध्यान से देखो एक चीज कि मैं छोटे छोटे टर्म का भी डिवाइड दे रहा हूं और आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। देखिए, मान लो कि आप 13 को डिवाइड दे रहे हो 2 से। क्लियर है? 13 को डिवाइड दे रहे हो 2 से, तो कितने बार में? तो आप बोलोगे कि 2 6 12 लगा दीजिए ना, तो 2 6 12 कर दिए। अब यहां पे होता है माइनस और बचा क्या? 1। क्लियर है? 1 बच गया। तो ये 1 क्या है? तो बोलोगे सर ये 1 रिमाइंडर है। क्या है? 1 है जो रिमाइंडर है। और ये क्या है? तो बोलोगे क्वोशिएंट है। ये क्या है? तो अभी आपने बताया कि डिवाइजर है। और ये क्या है? तो बोलोगे डिविडेंड है। क्या है? डिविडेंड है। ध्यान रखना, है ना? तो ये डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। तो अगर मैं यूज करूं ये फॉर्मूला डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो ध्यान रखना कि आखिर में ये आता है कि नहीं। मान लो कि मैंने बोला कि डिविडेंड कितना है? 12।
तो आपने बचपन से पढ़े हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS। तो अगर LHS इक्वल आ गया RHS के, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो थ्योरम है हमारा, ये जो लेमा है, ये रूल है, वो प्रूफ है। क्लियर है? तो देखो 12 है, अब किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम? इसके अकॉर्डिंग। डिविडेंड कितना है? तो 12 है। अब डिवाइजर कितना है? तो बोलोगे डिवाइजर तो 2 है, तो 2 लिख दिए। अब क्या बोल रहा है? इनटू का साइन, तो इनटू का साइन लगा दिए। कोशेंट कितना है? तो बोलोगे कोशेंट 6 है। कितना है? 6 है, 6 लिख दिए। अब बोल रहा है प्लस का साइन, तो प्लस लगा दिए। और रिमाइंडर कितना है? तो बोलोगे 1 है, तो 1 लिख दिए। क्लियर है? तो अब ये सॉरी ये 13 है ना? तो 13 है इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 1 है, तो 13। अब मुझे बताओ कि 6 इंटू 2 करोगे कितना आएगा? तो बोलोगे 12, और 12 प्लस 1 लिख देना है, तो 13 इज इक्वल टू 13 आ चुका है। इसीलिए हमारा ये फॉर्मूला प्रूफ होता है और हमारा आंसर निकल जाता है। क्लियर है? तो इसी का यूज किए हैं किसने? यूक्लिड ने। तो देखो कैसे यूज किए हैं, जरा ध्यान से देखो कि अब तुमने पूरे फर्स्ट चैप्टर में तुमने ये देखे होंगे कि हर जगह कुछ ऐसा लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू bq प्लस r, a इज इक्वल टू bq प्लस r, है ना? वेयर इतना इतना इतना। तो एक एक चीज बताऊंगा इसके बारे में, आखिर ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। अब जो ये जो आया है ना, इसको इसी से आया है। देखो कैसे आया है। ये जो a है यहाँ पे, डिविडेंड को मान लिया गया है a। क्या माना है? लेट द डिविडेंड बी a। ये है, और सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। पॉजिटिव इंटीजर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ध्यान रखना, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर है। और एक चीज और जान लो कि अगर आप मान लो कि किसी भी टर्म को, मान लो कि 13 था, इसको आपने 2 से डिवाइड किए थे, तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा ना, रिमाइंडर हमेशा, मतलब रिमेनिंग बोल सकते हो आप, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? तो बोलोगे आप कि 0 1 होगा। मतलब कि 2 से छोटा हमेशा इसका रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? 2 से छोटा हमेशा इसका रिमाइंडर आएगा। ध्यान रखना कि अगर 6 से आप किसी को डिवाइड दे रहे हो, किसी भी टर्म को अगर आप 6 से डिवाइड दे रहे हो, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 0 1 2 3 4 और 5। मतलब 6 से कम आएगा, 6 से 1 भी ज्यादा नहीं आएगा। अगर आप 7 से किसी को डिवाइड दे रहे हो तो क्या आएगा? बोलो 0 1 2 3 4 5 और 6। मतलब 7 से कम जितने भी हैं सब आएंगे, माइनस में नहीं। क्लियर है? 7 से कम जितने भी हैं सब आएंगे। अगर आप 24 को डिवाइड दे रहे हो, 24 से किसी को डिवाइड दे रहे हो, तो 0 से लेकर 23 तक आएगा आपका रिमाइंडर। इससे एक ज्यादा नहीं आएगा। ये बोलता है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखो एक और चीज, ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड की वैल्यू क्या हो गई? हमने मान ली डिविडेंड को a, अब इज इक्वल टू लगा दिए। अब डिवाइजर को बोल रहा है, डिवाइजर जो है उसको b मान लिया है। क्या मान लिया है? डिवाइजर को b मान लिया है। मान लिए कि कोशेंट को q रहने दिया है, तो इनटू में क्या है? डिविजर इनटू कोशेंट दिख रहा है ना, डिविजर इनटू कोशेंट। तो अगर मैं b इनटू q करूंगा तो क्या आ जाएगा? तो बोलोगे b इनटू q करने पर bq आ जाएगा, है ना? और प्लस में क्या है? रिमाइंडर r है। तो ये फॉर्मूला यहीं से जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है? समझ में आया? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। बस लिखने का अंदाज अलग है। मतलब a डिनोट कर रहा है डिविडेंड को, b डिनोट कर रहा है डिवाइजर को, q डिनोट कर रहा है कोशेंट को, और r डिनोट कर रहा है रिमाइंडर को। ध्यान रखना। क्लियर है? अब जरा ये देखो कि ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। जो अभी मैंने बताया था वही बोल रहा है, बस लैंग्वेज अलग है। ध्यान, इसको ऐसे पढ़ते हैं कि जो बीच में लिखा हुआ है सबसे पहले उसको पढ़ो। ये बीच वाला क्या है? तो बोलोगे r डिनोट कर रहा है रिमाइंडर को। तो रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, किसका साइन है ये? तो बोलोगे तो ग्रेटर देन का साइन है, बचपन में पढ़े थे। तो अब इसी में एक लग जाता है डंडी, तो वो बन जाता है इज इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? लिख लो कि r जो है, रिमाइंडर जो है, वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। इतना का मीनिंग क्लियर हुआ कि r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है r। लेकिन अब कंडीशन है, फिर इसको भी तो पढ़ोगे, लेकिन b से क्या है? छोटा होगा, है ना? आप बोलोगे कि ये ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे, तो ये लेस देन का साइन हो गया, है ना? ये लेस देन का साइन हो गया। क्लियर है? अगर ये ग्रेटर देन बोल रहा है तो ये लेस देन हो गया, क्योंकि जिसकी तरफ मुंह है वो बड़ा और जिसकी तरफ मुंह बंद है वो छोटा। क्लियर है? तो देखिए एक चीज कि अगर r 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है,
और एक और चीज बोल रहा है कि लेकिन b से छोटा रहना चाहिए। अब b क्या है यहाँ पे, तो तुरंत बोलोगे कि b दूसरा डिवाइजर है। तो वही तो मैंने शुरू में बताया था कि अगर आप किसी भी चीज को 12 अगर आप किसी भी चीज को 6 से डिवाइड दे रहे हो तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 के बराबर भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं आएगा, डिवाइजर से बड़ा नहीं आएगा, और डिवाइजर को ही तो b बोला गया है। तो ये बोलता है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या बोलता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्लियर है यहां तक। अब आते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की ओर। तो आइए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये एप्लीकेशन किसका है, आया कहां से है, तो बोलोगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही आया है एल्गोरिथम। अच्छा, लेमा और एल्गोरिथम में क्या, हमने लेमा और थ्योरम तो देख लिए, एल्गोरिथम में क्या अंतर है। तो एल्गोरिथम आप ऐसा समझो कि जो नंबर जो हम रिटर्न में लिखते हैं, जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, जैसे हम कोई भी चीज नंबर में लिखते हैं 2 + 2 * तो ये सब को बोलते हैं एल्गोरिथम। और जो आपका वर्ड टाइप का होता है उसको बोलते हैं क्या, जो प्रूवन स्टेटमेंट होता है, पहले से ही प्रूव स्टेटमेंट होता है, उसको बोलते हैं लेमा। और एल्गोरिथम में हम सॉल्यूशन करते हैं। क्लियर है, एल्गोरिथम करने का जरिया है और लेमा समझने का जरिया है। क्लियर, ऐसा समझो। अब देखो कि ये आया कहां से है, तो बोला है यूक्लिड डिवीजन लेमा से आया है। अब इसको यूज क्यों किया जाता है, तो बोलोगे कि टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नेचुरल नंबर, एचसीएफ बिटवीन टू नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर के बीच में एचसीएफ फाइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ध्यान रखना। अब कैसे यूज करेंगे, एचसीएफ तो सबको निकालते आता होगा, तो वो मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ नहीं निकालना है। एचसीएफ निकालना है आपको यूज करके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए, एल्गोरिथम का। ठीक है, एल्गोरिथम ध्यान रखना है ना, एल्गोरिथम है आपको। अब ध्यान दो कि अगर मैं, देखिए जरा एक छोटा सा एचसीएफ निकाल के सिखाता हूं। अगर 15 को 50, अगर आप बोलो कि 2 और 15 का एचसीएफ निकालो, किसका किसका, 2 और 15 का एचसीएफ निकालिए। क्या निकालिए, एचसीएफ। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके निकालिए, अभी सिंपल सीखो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखो, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बना है। ध्यान रखना ये बात। क्लियर है। अब ध्यान रखो कि अगर मैं इसको डिवाइड दूंगा इससे, तो कितने बार हो जाएगा, 7 बार में आ गया कितना, 14। अब जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आता है ना, ध्यान रखना कि अगर रिमाइंडर इससे कम आया है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर रिमाइंडर डिवाइजर से कम आया है तो, और कटा नहीं है, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ है, रिमाइंडर बच गया है, तो फिर से यहाँ से डिवाइड देना स्टार्ट कर दो। 2 आ गया यहाँ पे, अब ये आ जाता है यहाँ पे, कहाँ पे आ गया, ये आ गया यहाँ पे। क्लियर है। और इसी के पैरेलल चलेगा आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसी से बिना आपके स्टेप किए हुए भी निकाल सकते हो। तो जरा ध्यान से देखो कि अब 1 का 2 बार करा तो 2 से ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो जहां पर डिवाइड हो गया और जिससे आपने डिवाइड दिए थे, अब क्या है, आप बोलोगे एचसीएफ जो है सर, क्या आ गया है, 1 आ गया है एचसीएफ। क्लियर है। अगर नहीं समझ में आया है तो एक और एग्जांपल देता हूं, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की ओर, और फिर अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट पार्ट में मैं बना दूंगा 1.1 एक्सरसाइज का, अगर ये आपको पूरा अच्छे से क्लियर होता है तो। क्लियर है, तो कमेंट जरूर करिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, आइए अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे मान लो 16 मान लिया मैंने, इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। इसका मुझे क्या चाहिए, 3 और 16 के बीच में एचसीएफ चाहिए। तो 3 और 16 के बीच में अगर मैं बोलूं तो ये 5 बार में जाएगा, 15 आ जाएगा, आ गया रिमाइंडर कितना, 1 आ गया। अब फिर से 1 रिमाइंडर इससे छोटा आ गया है ना, तो फिर से डिवाइड दे दो, 3 को ला दो यहाँ पे, और कितने बार में पूरा जल जाएगा। तो आप बोलोगे कि इसका भी एचसीएफ जो है सर वो कितना आ गया है, 1। एचसीएफ होता क्या है, बोलोगे एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है। अब आइए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा जानिए, है ना, क्योंकि बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हो आप, 10th क्लास है, इजी, सबसे इजी क्लास है, कंपैरिजन 9th की जो मैथ्स आपने पढ़े हो ना, 9th की मैथ्स से काफी इजी है 10th की मैथ्स। अब देखो एक क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं इसके ऊपर। जैसे हमने अभी डिवाइड किए थे 15 को 2 से, तो डिवाइड करने पर यहाँ पे क्या आया था 7, और यहाँ पे 14 बच गया था 1, और फिर से डिवाइड किए थे तो हमारा कुल मिलाकर एचसीएफ जो था वो 1 आ गया था, है ना, कुल मिलाकर एचसीएफ कितना आ गया था 1। अब इसी का यूज करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है। तो सबसे पहले लिखना है फॉर्मूला a = bq + r। हाँ यही फॉर्मूला है सब में यही फॉर्मूला है। यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में दोनों में एक ही फॉर्मूला है। अब देखो कि सबसे पहले ये a क्या है, बोलोगे a है डिविडेंड, क्या है 15 है, तो 15 लिखते हैं यहाँ पे,
b क्या है, तो b है डिवाइजर, तो डिवाइजर लिख दिए 2। क्वोशंट अब कितने बार में लगाएं, तो बोलोगे 7 बार में लगाना पड़ेगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिए और रिमाइंडर कितना आया, तो बोलोगे 1 रिमाइंडर आ गया। क्लियर है इतना? फिर से b, अब देखो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ रहा है, 14 + 1 15 इज टू आ रहा है, लेकिन अभी एचसीएफ नहीं आया है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो 2 दिख रहा है ना, अब 2 को फिर से यहाँ पे, अब डिवाइजर कौन बन गया, अब डिवाइजर कौन बन गया, तो बोलोगे डिवाइजर 1 बन गया है, और डिविडेंड कौन बन गया, तो बोलोगे 2। तो ये वाला टर्म आ जाएगा यहाँ पे, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू में। अब इज इक्वल्स टू में क्या करना है, तो बोलोगे फिर से फॉर्मूला देख लो कि डिवाइजर इनटू क्वोशंट, डिवाइजर क्या है, तो 1 है, और क्वोशंट कितना आया है, तो बोलोगे क्वोशंट है 2, इनटू में 2 किए, और प्लस में क्या है, तो बोलोगे 0। तो जैसे ही आपका यहाँ पे 0 आ गया, जैसे ही आपका यहाँ पे 0 आ गया रिमाइंडर में, वैसे ही आप क्या बोलोगे कि सर जो यहाँ पर वाला जो टर्म है ना, यहाँ पर वाला ये जो टर्म है वो आपका एचसीएफ है। तो ये निकालने का बहुत इजी सा अप्रोच है, और 1.1 में इससे और बढ़िया तरीके से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।